औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज पोर्शन। जो आपका सेक्शन ए है बोर्ड एग्ज़ाम का, ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से हम वर्किंग कर रहे हैं। और आपकी जो नई बुक आई है कराची बोर्ड की, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, इनमें डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हम चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है कम्युनिकेशन, इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये मैसेज इस प्लेटफॉर्म से ये है कि मैंने इससे पहले डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। आप उनसे भी गो थ्रू हों ताकि आपका सेक्शन ए एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हो। मैथमेटिकल मार्क्स जो आपके एमसीक्यूज़ के हैं ये आपके शानदार आ जाएं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर से भी फ़ायदा उठाएंगे, आइए अपने चैप्टर 14 के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर 14 का पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। जब ये चैप्टर कम्युनिकेशन आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम ऑब्जेक्टिव आपको और आसान लगेंगे। आइए सवाल को पढ़ते हैं कि भाई रेडियो और टेलीविज़न से जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल निकलते हैं रेडियो और टेलीविज़न से, ये किस फॉर्म में होते हैं, यानी उनको हम क्या कहते हैं। उन सिग्नल्स को हम क्या एनालॉग सिग्नल कहते हैं, क्या डिजिटल सिग्नल कहते हैं, ये दोनों कह सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होते। सवाल यह है कि रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के दौरान जो ट्रांसमिशन आप सुनते हैं देखते हैं, इनसे सिग्नल्स इमिट हो रहे हैं रेडियो टीवी से, वो सिग्नल्स कैसे हैं। इसका जवाब बहुत आसान सा है कि ये एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं जो रेडियो टेलीविज़न से इमिट हो रहे होते हैं। और डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो कि 0-1, जो कि आपको बाद में इसको चेंज किया जाता है, या फिर डिजिटल सिग्नल्स जो है वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है। अभी जो स्टार्ट में आपको निकल रहा है देखें सामने आपके, कि जो रेडियो और टीवी से जो ब्रॉडकास्टिंग के दौरान सिग्नल लिमिट होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। इसको यहाँ पर वाज़ेह किया गया है कि रेडियो टीवी से सिग्नल इस फॉर्म में निकल रहे होते हैं और ये एनालॉग सिग्नल्स हैं, ये बाद में डिजिटल इस फॉर्म में होते हैं 100 की फॉर्म में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सिग्नल्स इमिट हो रहे हैं रेडियो और टीवी से वो कौन से हैं, एनालॉग हैं। डिजिटल सिग्नल एक्चुअली वो होते हैं जो कि कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है 1001 वाली। तो ये एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं जो कि रेडियो टीवी से ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं। ये एक फॉर्म और बनाई हुई है कि देखें ये रेडियो से वेव निकल रही है, तो ये एनालॉग सिग्नल की शेप है। तो ये अब तो ये बात भी क्लियर हो गई कि रेडियो टीवी से जो ब्रॉडकास्ट है उसके सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में बाहर आते हैं। चैप्टर नंबर 14 का सेकंड एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो मेरे बेटे बात बहुत सिंपल है कि कम्युनिकेशन चैनल इन तीनों ऑप्शन, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर है और फ्री स्पेस, ये तीनों मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, कि इनके बगैर ये कम्युनिकेशन चैनल ऑपरेट नहीं हो सकता। तो इसमें ऑल ऑफ देम का ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल के अंदर देखें ये वायर होते हैं, ऐसे ही जैसे गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम, ये आप नाम सुनेंगे, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। रेडियो वेव की बात करें तो ये स्पेस में ट्रैवल करती है, फिर स्पेस के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि आपके पास जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर और फ्री स्पेस तीनों पर मुश्तमिल होता है। इसलिए ऑल ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर। इसको याद रखिए। जैसे ये देख सकते हैं आप के सामने देखिए लाइंस जा रही हैं, तो ये आपके फाइबर भी आ गया इसके अंदर, फ्री स्पेस भी होनी चाहिए और ट्रांसमिशन लाइन भी चल रही हैं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल के लिए तीनों कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। तो इसलिए ऑल ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा।
बेटे अगला सवाल तो बहुत इजी सा है कि एक माइक्रोफोन से जो ये वोल्टेज सिग्नल जनरेट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। यानी कि जैसे कि आप माइक्रोफोन में जब बोलते हैं साउंड क्रिएट होती है तो वो जिस फॉर्म में निकलती है वो फॉर्म क्या कहलाती है। तो ये बात बहुत सिंपल कि जो भी माइक्रोफोन से आपका सिग्नल इमिट होता है वो एनालॉग फॉर्म में आता है। देख सकते हैं आप, ये देखें साउंड वेव इंटर हुई माइक्रोफोन से, तो ये जो इसका आउटपुट है वो एनालॉग फॉर्म में बाहर आ रहा है। ये भी सेकंड पीक आप देख सकते हैं कि साइन वेव बनी हुई है, एनालॉग फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो रहे हैं माइक्रोफोन से एनालॉग इन नेचर। करेक्ट आंसर इसका यही है, एनालॉग इन नेचर। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि माइक्रोफोन से जो वोल्टेज सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो एनालॉग हैं। तो मेरे बेटे अगला सवाल आ गया है चैप्टर 14 का नंबर 4 कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी का रेडियो वेव के साथ, कि साउंड वेव और रेडियो वेव के दरमियान फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी कम होती है और रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। कि साउंड वेव फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव इज़ हायर। बात बहुत सिंपल कि आप देख सकते हैं कि साउंड वेव आप जब इमिट कर रहे हैं तो ये एनालॉग फॉर्म में निकल रही है और उसके बाद ये कन्वर्ट जब होती है रेडियो वेव्स, तो ये रेडियो वेव्स लाइट की एक टाइप है लाइट वेव्स की, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो साउंड वेव की एनर्जी भी कम होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। तो ऐसी रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, ज़्यादा। तो इस बात को याद रखिए कि साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव के मुकाबले में क्या होती है, कम। रेडियो की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा। चैप्टर नंबर 14 का नंबर 5 एमसीक्यू सामने आ गया है और आइए इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज। यानी कि प्रोसेस पूछा जा रहा है कि बताइए उस प्रोसेस का नाम क्या है। जब ये चैप्टर आप थ्योरी में पढ़ेंगे आराम से, तो इस प्रोसेस का नाम कहलाता है मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर हम जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी है उसको कैरियर वेव के साथ मिलाते हैं ताकि वो आगे बढ़े, ट्रांसमिशन चले। तो देखें इस प्रोसेस का नाम है मॉड्यूलेशन, जिसमें आप लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिलाते हैं ताकि वो ट्रांसमिट हो। तो ये मॉड्यूलेशन है कि आपने जो मैसेज दिया वो आप सिग्नल के साथ कैरियर वेव के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो सिग्नल क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो मॉड्यूलेशन कैरी यानी यहाँ ये भी बात बताई जा रही है कि अकम्पलीड बाय सुपर इम्पोजिंग अ सेकेंड वेव अपॉन द फर्स्ट, यानी कि जो आपका वीक सिग्नल है उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कंबाइन करते हैं और फिर ताकि ट्रांसमिशन चली जाए आगे। तो इस प्रोसेस का नाम है मॉड्यूलेशन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। चैप्टर 14 का एमसीक्यू नंबर 6 आपके सामने आ गया है और यहाँ कहा जा रहा है कि बताइए, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आराम से मेरे बेटे तो वहाँ क्लियर होगा कि गाइडेड ट्रांसमिशन जो होती है उसमें हम वायर्स का यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर का नाम आप वहाँ सुनेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल का नाम सुनेंगे। तो सवाल ये किया जा रहा है कि बताइए कि फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है सिग्नल्स की जो ट्रांसमिट हो जाते हैं ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर वाले केस में। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें आसान ये है कि मेगा हर्ट्ज में तो ये होता है 1 मेगा हर्ट्ज तक भी जाता है। अब यहाँ पे 1 मेगा हर्ट्ज का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो आप 5 मेगा हर्ट्ज तक के ऑप्शन को ले लेंगे कि यहाँ इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल का 0 to 1 मेगा हर्ट्ज, यानी कि इसमें सबसे कम जो मेगा हर्ट्ज हैं वो 5 वाले में ही हैं। इसलिए आपने थर्ड ऑप्शन ले लिया है कि 100 हर्ट्ज से लेकर 5 मेगा हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है जो कि हम ट्विस्टेड पेयर के केस में ट्रांसमिट करा सकते हैं। बाकी रेंज इससे ज़्यादा हैं या एक कम है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, इसको रखिए याद। चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 14 कम्युनिकेशन का 7 एमसीक्यू सामने आ गया है
और यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मेंटेनेंस ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटल पोजीशन इज कॉल्ड, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ये यहाँ पर एक सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि सैटेलाइट ऑर्बिटल पोजीशन को मेंटेन रखने का ये जो अमल है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टेशन कीपिंग। इस ब्लैंक को याद रखना है। इस तरीके से है कि देखें, ये सैटेलाइट को रिवॉल्व कर रही है तो उसको एक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कराते रहना, ये प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं स्टेशन कीपिंग का नाम। यानी एक यहाँ भी देख लें इसको कि ये एक इट इज इम्पॉर्टेंट दैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कीप्ड इन इट्स करेक्ट ऑर्बिटल स्लॉट। तो इस बात का ध्यान रखना कि अपने ऑर्बिटल स्लॉट में मूव करती रहे, ये प्रोसेस कहलाता है स्टेशन कीपिंग का। तो इस ब्लैंक को रखिए याद। चलते हैं आगे। चैप्टर 14 का एमसीक्यू नंबर 8 आपके सामने आ गया है और ये वही बात आ गई, जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि यहाँ पर एक प्रोसेस पूछा जा रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से कि प्रोसेस ऑफ मैपिंग द सैम्पल्ड एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज टू डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल्स इज कॉल्ड। लेकिन यहाँ पर एनालॉग वोल्टेज को कन्वर्ट करना डिस्क्रीट वोल्टेज में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजिंग। क्वांटाइज मतलब कि इंटीजर से निकला है कि 1 2 3 क्वांटाइज करना, उसको नंबर्स में लाना। तो इस तरीके से है कि ये सैंपल को डेटा मिला तो क्वांटाइजर बीच में होता है जो कि क्वांटाइज करता है, और फिर जब डिजिटल सिग्नल मिलता है तो ये 1 0 की फॉर्म में आ रहा होता है। इस तरीके से देखें कि ये एनालॉग सिग्नल मिला आपको, सैम्पलिंग की गई इसकी, और फिर यहाँ पे क्वांटाइज किया जा रहा है, उसको डिजिट्स में तोड़ा जा रहा है, तो आगे आपको ये 1 की फॉर्म में मिल जाता है। तो ये अमल कहलाता है एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज को कन्वर्ट करना डिस्क्रीट वोल्टेज में। ये क्वांटाइजिंग का प्रोसेस है, इसको रखिए याद। हम चलते हैं आगे। चैप्टर 14 का एमसीक्यू नंबर 9 आपके सामने आ गया है और ये भी जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स आप नाम सुनेंगे। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको एएम कहा जाता है, और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको एफएम कहा जाता है। तो यहाँ इस सवाल ये किया जा रहा है कि एएम जो मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग में उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग। तो मेरे बेटे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि इट यूजेज अवॉइड रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो रिसीवर है जो सिग्नल को सुनेगा, रिसीव करेगा, वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा कॉस्ट उसकी नहीं लगेगी, और वो इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सिग्नल को आसानी से कैच कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी उसको कोई हाईली इक्विपमेंट नहीं चाहिए होंगे, बल्कि वो आराम से उसके सिग्नल्स, एम वाले सिग्नल वो आराम से कैच करेंगे। ये रीज़न इसका यहाँ दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है सिंपल सर्किट, इसका सिंपल सर्किट होता है, और वो कॉस्ट जो रिसीवर एंड पर आती है उसको कम रखता है, और डिटेक्ट करना सिंपल इंस्ट्रूमेंट से एम को क्या होता है, आसान होता है। इसलिए इट यूजेस अवॉइड रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर 14 का लास्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है कि डेटा इन कॉम्पैक्ट डिस्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। सीडी के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो बहुत सिंपल है, डिजिटल सिग्नल होते हैं सीडी के अंदर 1001, उसी फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। क्या होता है, इसके अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है। तो सीडी के अंदर जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर होता है, एनालॉग फॉर्म में तो कतई नहीं हो सकता। तो 1001 की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए इसको याद रखिए कि इस कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर डिजिटल सिग्नल स्टोर किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जो नई बुक है चैप्टर नंबर 14 कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व किया है।
और यहाँ मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर्स भी अपलोड करे हैं एमसीक्यूज़ के, आप उसको वर्किंग कीजिए और इंशाल्लाह ताला चंद चैप्टर्स बाकी रह गए हैं और ये आपकी कंप्लीट एमसीक्यूज़ का पोर्शन रेडी हो जाएगा। आप इससे फ़ायदा उठाइए, इनको बार बार रिफ़्रेश कीजिए और एग्ज़ाम में अपने सेक्शन ए भरपूर अंदाज में कर आइए, बिकॉज दे कैरी मैथमेटिकल मार्क्स। तो आई होप कि आपकी आज की जो एफ़र्ट मेरी है उससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।